पिछले 100 सालों में लगभग 100 से ज्यादा जहाज और एरोप्लेन बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। जब साइंटिस्ट इस क्षेत्र में इन रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे प्लेन और शिप्स का कारण खोजने की कोशिश कर रहे थे कि उसी दौरान दुनिया भर से ट्रायंगल को लेकर इसी तरह की शिकायतें सामने आने लगी। लेकिन इन दुर्घटनाओं का कारण पता न होना बरमूडा ट्रायंगल को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा। लेकिन इसका राज उन ब्लैक बॉक्सेस में छुपा था जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों में लगे थे। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा के बरमूडा आइलैंड से पोर्टो रिको तक के एरिया को कवर करता है। इसका एरिया काफी बड़ा है और लगभग 8,05,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें आप 2 जापानों को समा सकते हैं। इसके अलावा ये अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी जगह भी है, जिसमें लगभग 1.5 माउंट किलिमंजारो फिट हो सकते हैं। इस क्षेत्र में लापता कई जहाजों और विमानों के हिस्से तो अभी तक मिले ही नहीं हैं। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने खोए हुए जहाजों को खोजने में कामयाबी हासिल की तो उन्होंने वहां जो देखा उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। उदाहरण के लिए 1944 में अमेरिकी नौसेना ने बरमूडा ट्रायंगल में एक अमेरिकी जहाज की खोज की जिसे रूबिकॉन के नाम से जाना जाता था। इसके साथ संपर्क 1 महीने पहले ही टूट चुके थे जब ये क्यूबा से हवाना के लिए रवाना हुआ था। इसलिए सभी का मानना था कि ये जहाज ट्रायंगल में ही कहीं डूब चुका है। हैरानी तब हुई जब सेना ने देखा कि जहाज सुरक्षित है और एकदम सही सलामत है, तो वो लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन भले ही जहाज पर 300 लोगों के सवार होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने वहां जो देखा वो सच में डराने वाला था। हैरानी तो तब हुई जब वहां इंसान मौजूद ही नहीं थे। उनका सारा सामान और खाना पता नहीं कैसे लेकिन वैसे का ही वैसा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाज के सभी लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया हो। और ये इकलौता मामला नहीं है, इस तरह पहले भी काफी लोगों के साथ ऐसी ही घटना हुई है। एक शिप मैत्री रसालिया नाम का जो 1840 में हैम्बर्ग से हवाना की ओर जा रही थी, वो बरमूडा ट्रायंगल के पास सरगासो समुद्र में मिली थी। इस जहाज पर ऐसा लग रहा था मानो समय रुक सा गया हो और खाना जो है ना वो जम सा गया हो। किचन में दोपहर का खाना तैयार और ताजी था, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान मौजूद ही नहीं था। केवल एक भूखी चिड़िया जो कि अपने पिंजरे में चहचहा रही थी। ठीक एक ऐसी ही घटना 1872 में मैरी सेलेस्टे नामक अमेरिकी जहाज के साथ हुई थी। ये शिप बरमूडा ट्रायंगल से होकर न्यूयॉर्क से इटली जा रही थी और ठीक 1 साल के बाद ओजेरेस नामक जगह के पास मिली थी। और जब उसमें जाकर देखा गया तो वहाँ शिप के द्वारा लेकर जा रहे खजाना कैबिन में वैसी का वैसी था और उसके साथ एक जिंदा बिल्ली भी मिली थी। लेकिन जो शिप का चलाने वाले थे वो खुद गायब हो गए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये न केवल समुद्र पर बल्कि आसमान पर भी फैला हुआ है, जो इस ट्रायंगल को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। 1945 में 5 अमेरिकी बॉम्बर विमान जो कि अपनी रूटीन ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, वो सभी 5 विमान एक साथ गायब हो गए थे और 5 विमानों के इंजन एक साथ फेल हुए ये तो नामुमकिन है। इसके अलावा उड़ान से पहले उनका पूरी तरह से जांच और परीक्षण किया गया था और वो 5 प्लेन परफेक्ट कंडीशन में थे। ऐसा ही एक और कहानी सामने आती है जब बीच क्राफ्ट बोनांजा विमान ने 4 दिसंबर 1970 को पायलट और 2 यात्रियों के साथ एंड्रोस द्वीप से उड़ान भरी थी। बहामास से फ्लोरिडा के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है जो उन्हें तय करनी थी। आमतौर पर 3500 मीटर की ऊंचाई से उड़ने पर 90 मिनट का टाइम लेती है। उड़ान के दौरान जब वो ट्रायंगल के बीच से उड़ रहे थे तभी पायलट ने एक सिलेंडर के आकार का एक अजीब सा बादल देखा। इस बादल का घेराव 1 किलोमीटर से ज्यादा था और कभी भी खत्म न होने वाली लंबाई थी। पायलट के पास बादल के बीच से गुजरने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। जब विमान ने इससे उड़ान भरी पूरे प्लेन में अंधेरा हो गया और फिर चमकदार सफेद चमक दिखाई देने लगी जिसने चारों तरफ सब कुछ रोशन कर दिया। हालांकि पायलट के मुताबिक ये बिजली नहीं थी और पायलट ने अपनी जिंदगी को अलविदा कहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन लगभग 1 मिनट के बाद उसने उस बादली सुरंग के आखिर से लाइट को आते हुए देखा और ये जो बादल की सुरंग थी ये भी वक्त के साथ छोटी होने लगी थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया था और कंपास की सुई गोल गोल घूमे जा रही थी।
और कुछ मौकों पर तो पायलट का कहना है कि उसने खुद को बिना वजन के महसूस किया था कि मानो वो हवा में तैर रहा हो। और फिर जब प्लेन बादलों से बाहर निकला तो उन्हें ये पता चला कि वो पहले से ही फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। हालांकि टाइम सिर्फ केवल 45 मिनट का ही बीता था और प्लेन ने भी नॉर्मल से बहुत कम फ्यूल का इस्तेमाल किया था। प्लेन में सवार किसी को भी इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि वो कैसे वक्त से पहले वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन आज तक की सबसे अजीब घटना 2 जुलाई सन 1955 को हुई, जब 57 यात्रियों के साथ पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर मियामी की तरफ जा रहा था और इस प्लेन को 3 घंटे के बाद मियामी में उतरना था। लेकिन अचानक सभी रडार से ये प्लेन गायब हो गया और इसके मलबे भी कभी नहीं मिले। काफी लंबे समय तक यही माना गया कि ये विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया है और सभी यात्रियों की भी मौत हो गई है। लेकिन 37 साल के बाद वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस प्लेन के बारे में एक बहुत अजीब आर्टिकल छापा, जिसमें कहा गया कि 9 सितंबर को वेनेजुएला के क्रॉकस हवाई अड्डे पर कहीं से एक नया डॉट रडार पर दिखाई दिया, जैसे कि एक विमान हवा में अचानक से कहीं से अस्तित्व में आया हो। और लैंडिंग करने वाले पायलट ने टावर से संपर्क किया और पूछा कि वहाँ क्या है, क्योंकि उसे मियामी हवाई अड्डे पर एक खास वक्त पर यानी कि 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर पहुंचना था। उस व्यक्ति को बताया गया कि ये साल 1992 चल रहा है। इतना सुनने के बाद उसने इंजन को फिर से चालू किया और उड़ान भरने की इजाजत के बिना ही प्लेन को हवा में उड़ा लिया, फिर से रडार से गायब हो गया। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल में ये घटनाएं काफी रहस्यमयी है। वैज्ञानिक इस खतरनाक जोन के रहस्य की साइंटिफिक वजह पता करने की कोशिश कर रहे थे। ये थे फ्लाइट N3808H फ्लाइट के पायलट के आखिरी शब्द। 28 जून 1980 को उस वक्त जब ये मैसेज रिकॉर्ड किया गया और आज तक प्लेन अपने क्रू मेंबर के साथ बरमूडा में ही लापता माना जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि आसमान में किन चीजों ने पायलट को डरा दिया था। हालांकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने समुद्र में इस रहस्यमय जोन के राज को सुलझा लिया है। हर साइंटिस्ट के अपने अपने तर्क भी हैं। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में जहाजों का मलबा होने के कारण शेड्स और रीफ है। लेकिन यह थ्योरी कई साल पहले तक ही सही समझी जाती थी। जब लकड़ी के जहाज ने मॉडर्न डिवाइसेस के साथ समुद्र को पार कर लिया तो ये तर्क गलत साबित हो गया। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट बरमूडा ट्रायंगल में मिलने वाले बबल यानी बुलबुले में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इन रिसर्चर्स के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेटों में दरार से पैदा होते हैं। ये बबल विस्फोटक मीथेन गैस के हैं जो एक बड़े बुलबुले में बदल जाती है और जब वो सतह पर पहुंचती है तो वो पूरे जहाज को खत्म कर सकती है, यहाँ तक कि निगल भी सकती है। लेकिन ये थ्योरी कुछ जहाजों के मामलों पर तो बेअसर साबित होती है, क्योंकि कुछ जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने के बाद भी पूरी तरह सही सलामत पाए गए थे। एक और सिद्धांत है जो इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता है, लेकिन भूविज्ञानिकों का कहना है कि एक तूफान के दौरान लहरें इंफ्रासाउंड पैदा कर सकती हैं, जिसका असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है और जहाज के सभी लोगों का डर उनके कॉमन सेंस के ऊपर काबू पा लेता है और सभी लोग जहाज पर चढ़ के सुसाइड कर लेते हैं। यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल में यात्रियों के बिना और उनके सभी सामानों के साथ इतने सारे जहाज पाए गए हैं। इन तीनों सिद्धांतों का हवाई जहाज से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नासा के मीटरोलॉजिस्ट और वेदर साइंटिस्ट स्टीव मिलर द्वारा एक समझ में आने वाला प्रिंसिपल दिया गया है। उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर सीधा किनारों के साथ आसमान में एक असामान्य हेक्सागोनल बादल को देखा है। उन्होंने कहा कि ये हवाई बम उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये हवा की तेज धाराएं हैं जो 300 किलोमीटर के तूफान की गति तक पहुंच सकते हैं। ये मिनटों में एक बड़े जहाज को डुबाने के लिए या एक विमान के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन इस सिद्धांत को साबित करने के लिए कुछ और रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि सभी फोटो ये नहीं दिखाते कि बादलों में कोई फनल है जिसके बीच से हवा को नीचे की ओर धकेला जाता है। हालांकि बड़ी संख्या में जांच, मीडिया डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्मों की वजह से बरमूडा ट्रायंगल इस बात के लिए मशहूर हो गया है कि वहाँ कुछ तो अलग है जो इस दुनिया से हटके है। इसलिए कुछ आम लोग भी इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ट्रायंगल के बारे में एक आर्टिकल के तहत जेडन हुनसेकर ने अपनी रिसर्च को सामने रखा और वो बताती हैं कि क्यों न केवल जहाज बल्कि प्लेन भी गायब हो जाते हैं।
वो बताती हैं कि 1492 में अपनी समुद्री यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने आसमान में एक फ्लैश देखा था, जो कि उन्होंने अपनी लॉगबुक में भी रिकॉर्ड किया था कि आसमान में अचानक से तेज रोशनी हो गई, जिसके बाद कंपास की सुई अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। जेडन बताती हैं कि ये फ्लैश एक मैग्नेटिक मीटेराइट हो सकता है, और क्योंकि प्लेन और शिप्स मेटल से बने होते हैं, इसलिए वो अचानक से अटलांटिक ओशियन के नीचे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। साइंस ने काफी बार ऐसे एस्टेरॉइड का सामना किया है जिनके अपने मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो 15वीं शताब्दी में कोई चीज आसमान से समुद्र में गिरी थी। इसके रिकॉर्ड न केवल कोलंबस की बुक में लिखे हैं, बल्कि खुद कोलंबस, जो दुर्घटना स्थल के करीब थे जब उन्होंने इसके मैग्नेटिक प्रभाव को महसूस किया था और अपनी बुक में लिखा था। लेकिन वो जो कुछ भी था, उससे एक सुनामी आई थी और वो उस सुनामी में ही खत्म हो गया था। लेकिन जब कुछ साइंटिस्ट साइंटिफिक रूप से बरमूडा ट्रायंगल की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने भी यही पाया कि वो जो सोचते हैं वो सिर्फ एक अनुमान है। उनका मानना है कि ये जगह बाहरी दुनिया की गतिविधियों के लिए एक परफेक्ट जगह है, जहां एलियंस हो सकते हैं जो लोगों पर स्टडी करने के लिए उनको किडनैप करते हैं। तभी वहाँ सिर्फ जानवर मिलते हैं और खजाने भी वैसी के वैसी मिलते हैं। इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए बहुत सारे सबूत भी हैं। उनमें से एक ग्रीक दैनिक समाचार पत्र, जो कि अगस्त 17, 1995 को प्रेस में छपा था, उसका एक इंटरव्यू है जो एक समुद्री व्यापारी और रेडियो ऑपरेटर के साथ हुआ था। व्यापारी ने दावा किया था कि समुद्र की अपनी एक यात्रा के दौरान उसने महसूस किया कि वह जब जहाज में था तो पूरा जहाज अविश्वसनीय रूप से तेजी से लहरों के बीच से जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मीटर्स नॉर्मल स्पीड दिखा रहे थे। और कुछ मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जो सच में किसी को समझ में नहीं आया। जहाज का कैप्टन अचानक से बहुत बीमार हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत होने वाला है। उसके हाथ बहुत भारी हो चुके हैं। वो पतवार तक नहीं उठा सकता था और पतवार चलाने वाला शिप को सीधा नहीं रख पा रहा था क्योंकि कंपास पागलों की तरह घूम रहा था। तब शिप के क्रू ने देखा कि सभी घड़ियां नाव पर 2 घंटे आगे चली गई हैं। अचानक उन्होंने आसमान में एक बड़ी सफेद उड़ती हुई चीज को देखा, यानी कि यूएफओ, जिसके साथ 2 और छोटे यूएफओ थे। वो तुरंत ही मोर्से कोड का यूज करके इस बारे में संदेश भेजने के लिए दौड़े, लेकिन अचानक उसी वक्त उनके दूसरे साथी ने एक सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं निकला क्योंकि ये तुरंत ही पूरी तरह जल गया था। उसी समय पूरे जहाज के क्रू को अनयूजुअल तरीके से धीमी गति से दिल की धड़कन महसूस हुई। वो व्यापारी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसने उस दिन बरमूडा में कुछ तो असाधारण चीज का सामना किया था जो समय में हेरफेर कर सकता है। कभी कभी आधिकारिक संस्था ने भी माना है कि उन्होंने बरमूडा में कुछ अजीब नोटिस किया है। एग्जाम्पल के लिए ये तस्वीर देखिए। 2020 में अमेरिकी वायुसेना ने ये फोटो क्लिक की थी। हालांकि यूएफओ को साबित करने से बरमूडा के रहस्य तो खत्म नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए चार्ल्स बेरलेट्स की अपनी थ्योरी है। उनका दावा है कि पहले ट्रायंगल के क्षेत्र में एक बहुत पुरानी और डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। अटलांटिस के अस्तित्व पर शक नहीं करते। अटलांटियंस ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अटलांटिक ओशन में रहते थे और जो पानी के अंदर और बाहर सांस लेने में सक्षम थे। लेखक का मानना है कि प्राचीन अटलांटियंस के आविष्कार इस क्षेत्र में सभी घटनाओं का कारण हो सकते हैं। उनका मानना है कि अटलांटियंस ने एक ऐसा तरीका खोज लिया था जो अंतरिक्ष की एनर्जी को क्रिस्टल में जमा करने की ताकत देता था और इसकी मदद से सूरज और ब्रह्मांड की किरणों को लेजर के समान बना देता था, और वो क्रिस्टल चीजों का निर्माण करने में इस्तेमाल किए जाते थे और वो आज की टेक्नोलॉजी को कुछ मिनटों में ही नष्ट कर सकते थे। लेकिन जब अटलांटिस में एक बड़ी बाढ़ आई और पूरा शहर डूब गया तो क्रिस्टल भी नीचे चले गए, लेकिन क्रिस्टल्स ने अपना काम करना कभी बंद नहीं किया। इसलिए इस क्षेत्र में जब शिप या प्लेन गुजरते हैं तो उनके डिवाइसेस और कंपास फेल हो जाते हैं। और वैज्ञानिकों की थ्योरी के उलट बात करें तो यूएफओ और अटलांटियंस ट्रायंगल के बारे में सभी सवालों का जवाब देते हैं। अगर ये दोनों चीजें सच हैं तो शायद इनकी वजह से ही जो कुछ हो रहा है वो इसके जिम्मेदार है। हालांकि प्राचीन शहर अटलांटिस और यूएफओ के अस्तित्व को अभी तक साइंस ने प्रूव नहीं किया है, इसलिए किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं। इसलिए हम अभी भी नहीं जानते कि कैसे इस इलाके में होने वाली घटनाओं से लोगों को बचाएं। Just really briefly, what is the problem you're having?
I have a marine emergency and I would like to speak to a QI. समुद्री जहाज के क्रू की एक से अधिक टीम ने अपने जहाज को खतरनाक पानी से बचाने की कोशिश की, जो कि बरमूडा के फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के बीच में मिलता है। लेकिन दुनिया के महासागरों में ये एकमात्र डेंजर जोन नहीं है। डेंजर जोन वैज्ञानिकों, पर्यटकों और एडवेंचरस गोताखोरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे शिप के मलबे की राजधानी भी कहा जाता है। इतने सारे लोग इन वाटर्स में मारे गए हैं कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच भूतों के बारे में कहानियां मशहूर हैं कि आज भी लाशें इस बीच पर तैरती हैं। 2022 में मोनिक सीचेट उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मैग्नेटिक आइलैंड पर अपनी छुट्टियां बिताने गईं। जब लड़की घर लौटी और अपनी समुद्र में तैरते हुए तस्वीरों को देखने लगी तो उसने उनमें एक बहुत ही भयानक चीज देखी। उस फोटो में लिटरली एक भूत या हाथ था जो उसके पैर तक पहुंच गया था। यह एक इंसान का कटा हुआ हाथ था। इसी तरह की घटना 1770 में हुई, जब सेलर कैप्टन जेम्स कुक ने देखा कि जहाज का कंपास गलत चल रहा था, जैसे कि पास में कोई चुंबक हो। इसी वजह से इस जगह का नाम मैग्नेटिक आइलैंड रखा गया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के 13,000 किलोमीटर लंबे बीच पर लगभग 16,000 डूबे हुए जहाजों का मलबा भरा पड़ा है और इस पानी में 16वीं शताब्दी से आज तक लगातार मरे हुए सेलर्स की लाशों को निकाला जा रहा है। ये जगह डच, ब्रिटिश और उन पुर्तगाली जहाजों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है जो यूरोप से इंडोनेशिया जाते थे। वो ऑस्ट्रेलिया के ओशन में बहुत दूर ईस्ट की तरफ चले जाते थे और गायब हो जाते थे, लेकिन फिर भी ये रहस्यमय घटनाएं डेविल्स ट्रायंगल से जुड़ी हुई हैं। अगस्त 1945 में इस क्षेत्र पर एक दुर्घटना के दौरान एक जापानी लड़ाकू पायलट के अंतिम शब्द थे। डेविल्स ट्रायंगल टोक्यो के पास प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। प्राचीन कहानियों के अनुसार लोग मानते हैं कि महासागर में ड्रैगन का घर था जो लोगों पर हमला करता था। ये कहा गया था कि 1274 में और 1281 में मंगोल साम्राज्य के 5वें खान और चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने जापान पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार उन्होंने रहस्यमय तरीके से अपने जहाजों और लगभग 40,000 सैनिकों को खो दिया था। जापानियों का मानना था कि ये भगवान थे जिन्होंने जापान को गुलाम होने से बचा लिया, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में मछली पकड़ने के जहाज और वारशिप भी अक्सर इस क्षेत्र में डूब गए। ड्रैगन ट्रायंगल में 100 वैज्ञानिकों के साथ एक जहाज जो ट्रायंगल के राज को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, वो भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि शैतान और बरमूडा ट्रायंगल बहुत समान है। वो एक ही लैटिट्यूड पर स्थित हैं। डेविल्स ट्रायंगल के साथ साथ बरमूडा ट्रायंगल में कुछ सबसे गहरे स्थान भी हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल में मरियाना ट्रेंच। ये दो बातें दो जुड़वा बच्चों की तरह हैं और जापानी पायलट जिस ओपन स्काई के बारे में चिल्ला रहा था, मुमकिन है वो भी ब्रीच क्राफ्ट बोनांजा प्लेन की तरह बादलों की सुरंग में घुस गया हो। लेकिन अमेरिका में एक जगह है जिसमें अगर बरमूडा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल को मिला दिया जाए तो भी वो जगह ज्यादा डरावनी होगी। कई सौ सालों से मिशिगन झील में कई अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, जिनमें से ज्यादातर को तो लॉजिकली समझाया ही नहीं जा सकता। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिसर्चर्स ने जब सभी घटना स्थानों को मैप पर बनाया तो उससे भी एक ट्रायंगल ही बना, जिसे साइंटिस्ट मिशिगन ट्रायंगल कहते हैं। और ये ट्रायंगल सबसे बड़ी अमेरिकन झील मिशिगन के सेंटर में है और इसमें भी कई जादुई और रहस्यमय घटनाएं हुई हैं, जैसे कि 1950 में नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ्लाइट 2501 में 55 यात्री और 3 क्रू मेंबर्स न्यूयॉर्क से मिनियापोलिस की तरफ जा रहे थे और जब वो मिशिगन ट्रायंगल के ऊपर उड़ रहे थे तभी ये हवा में गायब हो गए और आज तक उनका कोई सुराग ही नहीं मिला। इस ट्रायंगल में न सिर्फ प्लेन्स और शिप्स रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, बल्कि वो लोग भी जो 1978 में बीच पर टहल रहे थे। मिशिगन प्राइवेट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्टीफन मिशिगन लेक के किनारे स्कीइंग कर रहे थे, लेकिन एक दिन वो बिना किसी सुराग के गायब हो गए। जब पुलिस उसकी तलाश में गई तो उन्होंने उसके पैरों के निशान देखे और ये फुटप्रिंट मिशिगन झील के किनारे तक ले गए, लेकिन फिर बिना किसी सुराग के अचानक खत्म भी हो गए। पुलिस को लगा कि लड़का खो गया और शायद झील में ही जमकर मर गया, लेकिन उसकी बॉडी अभी मिली नहीं थी। उसके परिवार वाले अभी भी उसके जाने का गम मना रहे थे कि 1 साल बाद अचानक
जिस जगह से स्टीफन गायब हुआ था उससे 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्टीफन जिंदा पाया गया। और जब उससे पूछा गया कि उस दिन क्या हुआ था, वो इस जगह पर कैसे आया, तो स्टीफन को तो कुछ याद भी नहीं था। और ये एकलौता सीक्रेट नहीं है, मिशिगन ट्रायंगल के बॉटम पर एंशिएंट स्ट्रक्चर भी पाए गए हैं। हालांकि आज के टाइम में रिसर्चर्स ने इस जगह को सीक्रेट बना दिया है और कोई भी आम इंसान वहां नहीं जा सकता। और वहां के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एंशिएंट स्ट्रक्चर जो पानी के नीचे है उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए किया गया है। हालांकि आज तक भी साइंटिस्टों को ये नहीं पता कि इन स्टोन कंपास को किसने बनाया था, प्रकृति ने, मानव ने या फिर किसी और ने। एक लकड़ी की नाव जिसको मैरी मैकलीन चला रहे थे, वो बताते हैं कि उन्होंने आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पूरी झील में गिरते हुए देखे, जो लगातार आधे घंटे तक गिरते रहे। और ये बर्फबारी इतनी ज्यादा हैवी थी कि पूरी बोट के ऊपर इसने अपने निशान छोड़ दिए। और शिप के सेलर्स ने तो कुछ बर्फ के टुकड़े सबूत के तौर पर दिखाने के लिए रख भी लिए थे, लेकिन इतने सबूत और गवाहों के बाद भी उन पर विश्वास नहीं करता कोई। और उनकी इस बात को अभी भी झूठ माना जाता है, क्योंकि इन होने वाली घटनाओं के लिए कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। सरकारें इस खतरनाक ट्रायंगल के अस्तित्व को ही नहीं मानती हैं और इसी वजह से आज तक ये दुनिया के किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं। और इस वजह से हर साल हजारों पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स और यहाँ तक कि आम टूरिस्टों को भी अनजाने खतरों का सामना करना पड़ता है। बरमूडा ट्रायंगल में घटनाओं के साक्ष्य न केवल हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स में सेफ हैं, बल्कि ऐसी तबाही 2015 की एक वीडियो में देखी जा सकती है, जब फ्लोरिडा के 2 14 वर्ष के लड़के अपने माता पिता से छुपकर बोट से बहामास जाने लगे। सब कुछ स्नैपचैट पर वो शेयर कर रहे थे कि अचानक उनमें से एक ने एक बहुत सैड कैप्शन के साथ आने वाले तूफान का एक वीडियो पोस्ट किया। 2016 में कोस्ट गार्ड की एक टीम को अचानक से बरमूडा के तट के पास उन लड़कों की नाव मिली। मुमकिन है कि तूफान बच्चों को बरमूडा ट्रायंगल में ले गया, मगर नाव खाली थी और ना आज तक वो बच्चे मिले और ना ही उनकी बॉडी। थैंक यू।